अस्सलाम वालेकुम। आज द जर्नलिस्ट कट में मैं हूँ रईसा फ़ातिमा और मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रईसा जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 28वीं तरमीम तो अब नहीं आ रही, ये नई डेवलपमेंट है। आपने कल इसके बारे में बात भी की थी बहुत क्लियरली कि नहीं आ रही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि दिस वे और दैट वे उन्होंने अपने गोल्स तो अचीव करने हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स हासिल करने हैं और उसके लिए जो उन्होंने अब रास्ता निकाला है वो है रेफरेंडम का। वो ये चाह रहे हैं कि अब वो रेफरेंडम करवाएंगे नए सूबों पे, डैम्स पे, एजुकेशन के इशू पे, पॉपुलेशन पे, हेल्थ पे, एनएफसी पे, गवर्नर राज इमरजेंसी के अरसे में तोसी पर। तो इसके लिए जो कानूनी माहिरीन हैं वो ऑलरेडी तैयारी करना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब क्या रेफरेंडम के थ्रू उनके गोल्स अचीव होंगे? रेफरेंडम आएगा, क्या सूरत हाल बनेगी? देखें, किसी ने मशवरा तो दिया है कि आप पार्लियामेंट को इस तरह से बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि जो देखें ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जिसको हमने अभी तक नोट नहीं किया। जी। इवेंट ये हुआ है कि पूरी ताकत के बावजूद और पूरी कोशिश के बावजूद जी। हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस पार्लियामेंट से 8 जून से पहले तरामीम नहीं करवा सकी। यस। अब उनको गुस्सा तो है जी। और सबसे ज़्यादा गुस्सा उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है। ओके। अच्छा, लेकिन और कह भी रहे हैं उनके कुछ जो लोग अनऑफिशियली कहते हैं कि हमें मालूम है ख़बरें, ये वो कह भी रहे हैं कि जी इस दौरान कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसे सिग्नल्स गए हैं जिस पे बड़े साहब भी और सब नाराज़ हैं बहुत सख्त। और अब वो कह रहे हैं कि अब हम टेढ़ी उंगली से ये जो घी जो है ना निकालना है ना, ये टेढ़ी उंगली से निकालेंगे और उसके लिए तैयारी हो रही है, कर रहे हैं वो रेफरेंडम करवाने का। अब सवाल ये है कि रेफरेंडम का जो शेक है आर्टिकल की 48 क्लॉज 6 48 क्लॉज 6, हाँ जी। उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उसमें क्या प्रोविजंस हैं। वो है कि अगर किसी भी इशू पे जो कि कौमी मसला हो, जैसे अब एनएफसी है, डैम्स हैं, पानी है या कोई भी मामला है, उसके ऊपर आप रेफरेंडम करवा सकते हैं, लेकिन शर्त है उसमें कि कौमी असम्बली और सेनेट की एक सादा अक्सरियत चाहिए होती है और उसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली की अप्रूवल के बाद जी। उस एजेंडे के ऊपर के किस चीज़ के ऊपर रेफरेंडम होना है, उसके बाद सदर साहब की कॉन्सेंट शामिल होती है। बाज़ चीज़ों पे ये होता है कि सदर साहब के लिए बाइंडिंग होता है जी। कि वो जो भी कौमी असम्बली और सेनेट बिल पास करता है ना, उस कुछ दिनों के अंदर सदर साहब को उस पर दस्तखत करने होते हैं। अगर वो नहीं करते और वापस भेज देते हैं तो कौमी असम्बली और सेनेट अगर दोबारा वही बिल दोबारा भेजता है सदर साहब को मंजूर करके, तो फिर कुछ दिनों के बाद वो ऑलरेडी मतलब बन जाता है कानून, सदर साहब अप्रूवल दें या ना दें। उसमें सदर साहब की अप्रूवल बाइंडिंग नहीं होती कानून साजी में। लेकिन रेफरेंडम एक ऐसी चीज़ है जिसमें सदर साहब की कॉन्सेंट जो है वो ज़रूरी है। तो सदर साहब कौन है? वही जो आपकी रुकावट है 18वीं तरमीम की, जो पार्लियामेंट से अगर पास नहीं हो सकी तो 28वीं तरमीम जो अगर पास नहीं हो सकी या 18वीं तरमीम रिमूव नहीं हो सकी तो उसमें सामने तो पीपल्स पार्टी ही है, पीछे अगर मुस्लिम लीग नून है या पीटीआई भी नहीं चाहती कि ये तरमीम हो, तो पीछे वाली फोर्सेस ना भी हों, लेकिन फ्रंट पे जो जिसने टेक ऑन किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को वो तो जरदारी साहब ही है ना। हाँ, और पीछे वाली भी चाहती हैं ना हो, लेकिन वो सामने नहीं आ रही। अच्छा, एक तो ये हो गया कि एक हर्डल तो यहाँ पे रेफरेंडम की अप्रूवल के लिए सदर साहब की कॉन्सेंट की ज़रूरत है। ओके। अगर वो अप्रूवल दे भी देते हैं जी। आप उनको प्रेशराइज कर लेते हैं, आपके पास ताकत है, पावर है, जो भी है, आप उनको प्रेशराइज कर लेते हैं और रेफरेंडम हो भी जाता है। और रेफरेंडम में अगरचे सिंध में कोई भी बंदा इन चीज़ों के ऊपर वो नहीं एग्री करेगा या इसको वोट नहीं करेगा, इस रेफरेंडम को, सवाए कराची या हैदराबाद के शहरों में कुछ सपोर्ट मिल सकती है इस तरह के रेफरेंडम को, सिंध सूबे से नहीं मिलेगी। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे जो अपोजिशन है
पीर पगाड़ा साहब की, उन्होंने भी बयान दे दिया है कि इन चीज़ों पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैन शाह जो एक मुतबादल एक पार्टी उसने बनाई हुई है, उसने भी कह दिया है कि हम इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो सिंध यक ज़बान इस मामले पे मुत्तफ़िक है। ठीक है। उसके बाद केपी में जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, क्या वो फेडरल गवर्नमेंट की इस तरह के रेफरेंडम की सपोर्ट करेगी या करवाएगी, या रियासती मशीनरी इस्तेमाल होगी रेफरेंडम करवाने के लिए, वोट डलवाने के लिए, या उसको कामयाब करवाने के लिए? दो सूबे तो सीधे सीधे आपको डिफाई करेंगे। अच्छा, पंजाब में अक्सरियत है, नो डाउट पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। अच्छा, आपको बलूचिस्तान में भी ये होगा कि ट्रबल्ड एरिया में तो आपका वो नहीं हो सकेगा, जो सेटल्ड एरिया में हो सकता है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होने के बावजूद क्या बलूची उसको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी एक सवाल है। पंजाब की बेस पे अगर पंजाब में एक वोट मिलता है आपको और कराची से अगर वोट मिलता है तो आप रेफरेंडम जीतेंगे, तो उसका तनासब क्या होगा, ये भी एक सवाल है। फिर उसके बाद अगर वो रेफरेंडम फाइनली कह देता है कि ये चीज़ें जो जिन जिन इश्यूज़ के ऊपर आप रेफरेंडम करवा रहे हो ना, इनको हम अप्रूव करते हैं, तो क्या वो कानून बन जाएगा? नहीं, वो एक रिकमेंडेशन होगी और एक अवामी मैंडेट समझा जाएगा कि ये है। ठीक है। लेकिन आइन में तरमीम के लिए फिर भी आपको आइनी शिक्कों को हटाकर नई शिक्कें लगाने के लिए फिर भी आपको 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। पॉलिटिकल मैंडेट रेफरेंडम के बाद होने के बावजूद हमें कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होगी उसमें अमेंडमेंट करने के लिए। यानी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आइन की किसी शिक को ठीक है तब्दील किसी रेफरेंडम के ज़रिए नहीं किया जा खाली रेफरेंडम के ज़रिए नहीं। ठीक है। आप पब्लिक ओपिनियन बना सकते हैं, ओके। शोर बर्पा कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान ने नए सूबों के हक़ में वोट दे दिया, एनएफसी को रीमॉडल करने के लिए दे दिया। अभी भी पब्लिकली मीडिया में यही ज़ोर शोर से कहा जा रहा है। कोई भी बंदा पॉपुलर मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, या इवन इस पे सिर्फ यही कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने क्या जी करो तो हो जाएगा गायब। ये कोई नहीं कह रहा कि इसमें रुकावट क्या क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये कैसे होगी कैसे नहीं होगी। तो ये जो भी उनके कानूनी माहरीन हैं, मशवरा देने वाले, शरीफुद्दीन पीरज़ादा साहब एक हुआ करते थे, तो वो जादूगरी करते थे, हर मुश्किल में डिक्टेटरशिप को रास्ता बना देते थे कानूनी तौर पे। ठीक है। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाया गया है, इसी पार्लियामेंट ने मंजूर की थी, वो शेक जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की या कोर्ट की, वो जो है ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, उनसे भी अगर आप फैसला ले लें तो वो आइन के मुतबादल नहीं हो सकता। ठीक है। आइन में तब्दीली के लिए आपको एक सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ेगा। वही जो आप एक ख्याल था आपका कि पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ लिया जाए, कुछ लोगों को पीपल्स पार्टी को तोड़ लिया जाए और वोट डलवा दिया जाए। जैसे आपने कई दफ़ा सेनेट का चेयरमैन जो होता था वो दूसरे वोटों से बनवा लेते थे, लेकिन सीधे सीधे तरीके से ये पॉसिबल नहीं। और अगर आप सर्जिकल ऑपरेशंस भी करते हैं तो उसके लिए भी एक पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी होनी चाहिए, जो कि मुस्लिम लीग नून उस तरह से खड़ी नहीं है। वो बार बार आपको कह रही है कि इत्तफाक राय करेंगे, पार्टियों से बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे। तो इसलिए इसमें वो कहते हैं ना कि अभी बहुत सारी चीज़ें रुकावट हैं। ठीक है। अभी इतना रास्ता सीधा नहीं है जितना रास्ता सीधा इनको बताया जा रहा है। ठीक है। सर, आपने रेफरेंडम तो एक्सप्लेन किया कि नेशनल असेंबली और सेनेट की जॉइंट मीटिंग बैठेगी, उसमें अगर 50% से अबव वोट्स आते हैं फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। लेकिन जो हम पिछले 1 महीने से 28वीं तरमीम से रिलेटेड सुनते आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं कि कितनी चीज़ें, फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी के बगैर ही 28वीं तरमीम पास करवा लेंगे, या उनकी शर्त है कि बिलावल भुट्टो साहब को जरदारी साहब वज़ीर आज़म बनाने की शर्त रख रहे हैं, फिर सिंध उनसे ले लिया जाएगा या उनको ईवान सदर खाली करना पड़ेगा। तो ऐसा तो कुछ होता नज़र नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब रेफरेंडम का एक स्टेप अचीव करने में कामयाब हो जाएगी इस्टेब्लिशमेंट? देखें
ये पिछले 1.5 महीने से जो गुफ्तगू चल रही है जी उसकी अगर एक चेक लिस्ट बनाएं। जी सबसे पहले क्या कहा गया, कुछ रिपोर्टरों ने जो कि बड़े बावसूख ज़राए से बात करते हैं या जिनकी क्रेडिबिलिटी भी है कुछ, उन्होंने कहा जी कि एक जो सदर जरदारी है ना वो बड़े खटक रहे हैं अभी 1-1.5 महीना पहले ना, और उनको ईरान टॉक्स और ईरान अमेरिका टॉक्स से भी अलग रखा गया और उनसे ऐवान सदर खाली करा लिया जाएगा। फिर एक साहब आए, उन्होंने कहा कि फलां शेख के तहत एक आईनी अदालत से फ़ैसला ले लिया जाएगा कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो ख़ुद सदर बन जाएंगे और सदर साहब की छुट्टी करवा दी जाएगी। फिर किसी ने कहा कि जरदारी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम पे तो राज़ी हैं, 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के लिए या 28वीं तरमीम को करवाने के लिए राज़ी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रिटर्न में मेरे बेटे को आप वज़ीर आज़म बनाएं। हमने उस वक्त भी कहा था कि अच्छा फिर इसी तरह कि सिंध की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाएगी, सिंध इनसे ले लिया जाएगा, सिंध में इनके ख़िलाफ़ अपोजिशन खड़ी की जाएगी, अपोजिशन जो है वो इनको वहाँ से फारिग कर दिया जाएगा, फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान को तोड़ के पार्लियामेंट तरमीम कर ली जाएगी। फिर ये कहा गया कि तरमीम तो हर सूरत में ही होनी है और इनकी ऐसी की तैसी किसी की कोई रुकावट बने। तो तरमीम तो नहीं हुई, ऐवान सदर तो खाली नहीं हुआ, सिंध तो नहीं ले लिया गया, जो दावे किए गए। और ये बात भी साबित हो गई कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की ना किसी ने शर्त रखी, ना किसी ने उनसे बारगेन किया, ना पूछा गया, ना वो इंटरेस्टेड हैं बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने में इस डिस्पेंसेशन में। वो तो इंटरेस्टेड हैं कि वो पीटीआई के साथ कोई आगे फ्यूचर देख रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ तो आगे चलना भी नहीं चाहते। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों ने बेतुकी चीज़ों के ऊपर एक प्याली में तूफ़ान बर्पा किया, जो अब कल्मिनेट इस बात पे हो रहा है जी कि अब रेफरेंडम करवाया जाएगा। तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम खामखा जरदारी साहब को सपोर्ट करते हैं, सिंध बर्बाद कर दिया गया, हम उनके कोई चमचे वो हैं और फलाना। मुझे ये बताएं कि एक मैथमेटिक्स है ना, 2 + 2 4, सिंध में उनका तीसरा टेन्योर है, ये तीसरा या चौथा, अभी चौथा टेन्योर 18 साल का कहा जा रहा। भाई सिंध में उनको बदल दें। जितने लोग जरदारी साहब के ख़िलाफ़ बात करते हैं इंटीरियर सिंध में, सिंध के बाहर उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, तो वहाँ नई असम्बली आए, अगली दफ़ा इलेक्शन बदले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नया वज़ीर आला आ जाए। कराची हम खुद डिस्कस कर चुके हैं कि कराची के हालात जो हैं, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, गवर्नेंस में पीपल्स पार्टी फेल हुई है, हम बात करते हैं, पहले भी बात की है। सिंध में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब है कि गन पॉइंट पे एक बंदे को ऐवान सदर से बाहर निकालने की हम हमायत क्यों नहीं कर रहे? हम गैर कानूनी तौर पे एक तरमीम करने की हमायत क्यों नहीं कर रहे? हम वो खामखा का एक पैनिक जो है उसका हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? अच्छा, फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, जो जाले हैं, जो बगैर सुने वो थंबनेल देखते हैं, तो वो हमें थंबनेल देख के गालियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं। जो हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, जो वो समझते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि ये तो प्रो पीपल्स पार्टी बात हो रही है। किसी ने कहा कि ये सजाद अनवर जो है ना, ये पीपल्स पार्टी का रज़ीदादा है। अच्छा, हमने उस तरह की कभी पार्टीबाजी उस लेवल पे जाके नहीं की कि फ़लाँ अच्छा है या फ़लाँ बुरा है, कभी भी नहीं कहा। लेकिन एक सामने नज़र आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है, वो तरमीम करवाना चाह रही है और एक ही पार्टी सामने रुकावट है। उसका कोई तो क्रेडिट किसी जगह पे देना चाहिए कि उसको सिर्फ गालियां निकालनी चाहिए कि वो क्यों खड़ी है। मुझे ये इस बात की आज तक समझ नहीं आई। अच्छा, इसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि ये जो, बल्कि आपका सवाल भी था, हाँ, फेडरल जो आपने कल बात की कि फेडरल के एरिया में कराची के कौन कौन से एरियाज़ आते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको तो उन एरियाज़ का ही सही नहीं पता, तो उस पर थोड़ी बात करें आप।
हो सकता है कि मैंने कोई गलती से फेडरल बी एरिया के बारे में एक ज़माने में मुझे किसी ने बताया था कि उस एरिया को ये फेडरेशन, जैसे लाहौर में वफाकी कॉलोनी है ना, इस तरह से वो एरिया है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की कोई सोसाइटी है। आप एक्सप्लेन कर देंगे अच्छा, फेडरल के अंडर कौन कौन से आते हैं? अच्छा, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि देखें, कराची एक बहुत बड़ा शहर है जी, और उसमें बड़ी डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ तरह के लोग रहते हैं, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं रहते हैं उसमें, बड़ी तादाद में बलोच हैं, पठान हैं, पंजाबी बड़ी तादाद में रहते हैं। एक मिला जुला शहर है वो, और उसने सब के लिए दरवाजे खोले। और सिंधी यही कहते हैं ना कि हमें मेज़बानी, हमने जो खुले दिल से लोगों को मेज़बानी दी, 47 के बाद बहुत सारे लोग आ गए यहाँ पे, तो अब हमें कहते हो कि अपने घर से निकलो। वो कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक थ्रेट है। ये जो कहा जा रहा है ना कि सिंध का एक नक्शा ही तब्दील हो जाएगा, कि अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी रूरल पॉपुलेशन से, और फिर वज़ीर आला कराची से बनेगा, तो उससे वो सिंधी जो हैं, ये उनकी छेड़ है। कोई उनको कहे ना कि आपका सिंध जो है वो डाइवर्ट, उसमें डेमोग्राफिक एक अफेक्ट नया आ गया है, और नॉन सिंधी वज़ीर आला बनेंगे तो वो इस अपना सर पीटना शुरू कर देते हैं। वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिंधी हो, वो उस तरह से नहीं सोचता जिस तरह से हम दूसरे लोग सोचते हैं। ये हमने बंगालियों के बारे में, बलोचों के बारे में, पख्तूनों के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस रखी हुई हैं पंजाबियों ने, इसलिए कि हम अपने वैल्यूज़ के ऊपर तो कभी खड़े ही नहीं होते। हमने अपनी पंजाबी लैंग्वेज के लिए, अपने पोइट्स के लिए, अपनी पंजाबी तहजीब के लिए कभी फ़ाइट नहीं की। तो क्यों हमें अच्छे लगेंगे वो लोग जो अपने अपने लोगों के लिए करते हैं, या अपनी डेमोग्राफी को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, बहरहाल वो जो कराची की डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, अब कराची में देखें इस वक्त जो फेडरल टेरिटरी है वो काफ़ी वसी है। अगर मैंने कोई गलती से किसी इलाके का नाम ले लिया तो उसको उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन देखें कराची में एक सदर कंटोनमेंट है, एक मलेर कंटोनमेंट है, एक आपकी है शाह फैसल कंटोनमेंट, फिर DHA है, क्लिफ्टन है, फिर शाह फैसल एयरबेस है, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, KPT, पोर्ट कासम, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज़ हैं ये सारे। और ये कोई छोटा एरिया नहीं बनता, काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि सिंध गवर्नमेंट की उसमें नहीं है। और जो पानी का मसला हम बार बार करते हैं ना, हम पंजाबी नहीं समझते, हमने तो हर जगह पे ड्रिल करते हैं तो पानी निकल आता है। हम कुआं खोदते हैं या नलका लगाते हैं तो पानी आ जाता है हमारे पास, सेंट्रल पंजाब में ख़ास तौर पे और जनूबी पंजाब में भी। लेकिन कराची में 200 किलोमीटर दूर से, 150-200 किलोमीटर दूर से पानी आता है, जैसे इस्लामाबाद में आता है सिमली डैम से। और उसी तरह कराची एक इतना बड़ा शहर है कि वहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी नहीं है। अब पानी वहाँ पे आप समंदर से रिसाइकल करके पानी देते हैं कराची को, या मंगवा के देते हैं, आपको मैनेज करना पड़ता है वो पानी। और वो पानी का जो मसला है, कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही ज़िम्मेदार है इस बात की, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमेशा से पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है सिंध में। तो अगर आप देखें जो हम 90 के बाद का सिंध अगर देखते हैं, 90 के बाद अब तक इन 40 सालों में सीधे 10 साल जनरल मुशर्रफ के थे, तो उसमें तो पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं थी। वज़ीर आला जो था वो नॉन पीपल्स पार्टी का था 10 साल उसके, और मेयर भी MQM का था। वज़ीर आला भी उनके साथ खड़ा था और मेयर भी साथ खड़े थे, मुशर्रफ साहब सपोर्ट कर रहे थे उनको। फिर उसके अलावा 90 में कोई 3 साल 90 से लेकर 2000 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। बाकी 7 साल जो हैं वो पीपल्स पार्टी के मुखालफिन की गवर्नमेंट रही है, 10 और 7 17 साल। अच्छा, फिर 2007 के ऑनवर्ड पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। ना पहले वालों ने कराची के लिए कोई काम बड़े किए हैं, ना बाद वालों ने किए हैं। कराची का एडमिनिस्ट्रेटिव मेस जो है वो क्यों है, क्या है, उस पर एक तहकीक होनी चाहिए, और डिफरेंट शो करेंगे हम उस पर। और दूसरी बात, बिलावल भुट्टो अगर अपना फ्यूचर देखते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, और अगर वो समझते हैं कि उन्होंने इस मुल्क में पॉलिटिक्स करनी है, तो कराची को उनको इस वक्त वो
सिंध के हुक्मरान हैं, इक़्तिदार में। कराची को तब्दील करना पड़ेगा उनको, उस कराची को स्टार्ट वहाँ से लेना शोकेस करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम गवर्नेंस ऐसे कर सकते हैं, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं की। अगर हम पीपल्स पार्टी के चमचे होते तो हम कहते कि उन्होंने ये किया है। हाँ, उन्होंने हेल्थ में जो काम किए हैं उनकी तारीफ पंजाब के लोग भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें पीपल्स पार्टी फेल हुई है। ठीक है, पीपल्स पार्टी को कुछ करना चाहिए। ठीक है। एक और अहम बात डेवलपमेंट आज की ये कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने दूसरा विज़िट कर लिया ईरान में, और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं वो भी तेहरान जा रहे हैं, ये ख़बरें हैं। तो क्या जो वज़ारत ख़ारजा है वो भी मोहसिन नकवी साहब को दे दी गई है? वो ऑलरेडी वज़ारत दाखिला तो उनके पास ऑलरेडी है, तो फ़ॉरेन ऑफिस से कोई अमल दखल नज़र नहीं आ रहा। बड़े शरारती सवाल करती हैं, लेकिन देखिए मसला ये है कि इस वक्त जो ड्राफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं जी, इसमें तो वज़ीर आज़म साहब भी नज़र नहीं आते। ये जो सारी टॉक्स हो रही हैं वो तो एक तरफ ट्रंप साहब हैं और दूसरी तरफ ईरानी लीडरशिप है और दरमियान में आसिम मुनीर साहब हैं। तो आसिम मुनीर साहब के एलची के तौर पे गए हैं अपना मोहसिन नकवी साहब। अगरचे मोहसिन नकवी साहब वो आपकी क्रिकेट के बोर्ड के पीसीबी के भी चेयरमैन हैं, लेकिन जो सलहट में तलपट हुई आपकी क्रिकेट की, वो भी आपके सामने है। दाखिला के मामलात भी आपके सामने ही हैं बलूचिस्तान में और केपी में, लेकिन वो पसंदीदा तरीन शख्स हैं और उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि कौमी हुकूमत अगर कोई बनेगी आने वाले दिनों में, जब CDF साहब जो हैं ख़ुद सदर बनेंगे तो वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। तो उन अरेंजमेंट्स में, इन टॉक्स के अरेंजमेंट्स में पहले पीपल्स पार्टी आउट हुई थी, अब लगता है वज़ीर आज़म साहब और इसहाक डार साहब भी आउट हो गए और ये मामला जो है वो डायरेक्टली चला गया है आसिम मुनीर साहब के पास और मोहसिन नकवी साहब के पास। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, काम हो या ना हो, लेकिन बंदे वही होने चाहिए जो उनके पसंद के हैं। एग्जैक्टली ये ऐसा होता है, सारी दुनिया में ऐसा होता है कि अपनी मर्जी, वो कहते हैं कि दुल्हन वो जो पिया मन भाए। ठीक है, बीजेपी की मैं बात करूँगी। इंडिया में बीजेपी ने एक दफ़ा फिर जीता है और बंगाल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द पार्टीशन उन्होंने बंगाल में भी इलेक्शन जीता है। तो सारे जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनमें भी बीजेपी की पावर है, असम में उनकी पावर है, लेकिन जो नौजवान हैं वहाँ के, इंडिया के जो अवाम है, गुर्बत का शिकार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे गुर्बत की लकीर से बहुत सारे लोग नीचे रह रहे हैं, महंगाई है, सेहत तालीम के मसाइल हैं। उनकी तरफ से एक ये जो जितना भी ये वाला क्लास है, लोअर क्लास इसको हम कहेंगे, एक ऑर्गेनिक मेजॉरिटी, एक ऑर्गेनिक सपोर्ट उभर के आई है कॉकरोच जनता पार्टी की शक्ल में, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन कर रही है बीजेपी को, और बल्कि उनके सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है बीजेपी से। ये भी सुनने में आया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट शायद ब्लॉक कर दिया गया है या हटा दिया गया है, जो भी हुआ है। लेकिन ये मोदी की गवर्नमेंट को किस तरह चैलेंज करेंगे, क्योंकि फ़िज़ा तो वहाँ पर बहुत बहुत फैली है ये बात और बहुत खुल के सामने आया है। देखिए, मैं कल रविश कुमार को सुन रहा था, उसने इसके ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त शो किया जी। उसने कहा कि अब वो कॉकरोच, उन्होंने एक ये मीम्स उन्होंने बनाई भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पे, और उन्होंने कहा कि जनाब हर जगह पे कॉकरोच बैठे हुए हैं, इंडिया की हर सीट पे कॉकरोच बैठा हुआ है। उन्होंने मोदी को भी कॉकरोच का, उनके मिनिस्टर्स को भी कॉकरोच का, पार्लियामेंट के लोगों को भी कॉकरोच का। उन्होंने कहा कि इन कॉकरोचों ने पूरे इंडिया को, लोगों को, जिसको वो बोलते हैं कि 1 बिलियन और पता नहीं 1.545 बिलियन की आबादी है, जो जिनमें से 80 करोड़ लोगों को 10 किलो का वो देते हैं, राशन दे रहे हैं वो। तो यानी कि इतनी बड़े बुरे हालात हैं वहाँ पे। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, ये नौजवानों की एक रिएक्शन है, नौजवानों का, और उस सुपर स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ जो मोदी असम जीत रहा है, बंगाल जीत रहा है। पहली दफ़ा हिस्ट्री में, तारीख़ में ये हुआ है इंडिया की, जब से ये 47 के बाद पार्टीशन हुई है, बंगाल में और असम में उनके वज़ीर आला बन गए। सुपर स्ट्रक्चर्स के तो मीडिया उन्होंने ख़रीद लिया है और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो वो जीतते जा रहे हैं, लेकिन नीचे से ज़मीन निकलती जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी जो सुपर स्ट्रक्चर्स में देखें,
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अलमिया भी तो यही हुआ था ना, कि इन्होंने पहले आपस में लड़ाई की जी उसके बाद एक ऊपर के लेवल पे सुलह कर ली जी और आपके पास वसाइल इतने नहीं थे कि लोगों को दे सकते। जी एक फ़र्क आ गया उसमें। इस्टेब्लिशमेंट ने चूँकि दोनों को सज़ा देनी थी और लोगों की राय तैयार थी इन पार्टियों के ख़िलाफ़, तो उन्होंने तीसरी पार्टी इंडक्ट कर दी। तीसरी पार्टी आ गई, उन्होंने भी लोगों के जज्बात को उभार दिया, नौजवानों को लेकर सामने आए। लेकिन जब इमरान खान साहब के इक़्तिदार में थे तो लोग कहते थे, जब बाज़ार में जाते थे कि क्या सूरत हाल, वो कहते हैं एक आदमी आया है उसने सब कुछ बंद कर दिया जी। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस हुई तो इमरान खान साहब ने फिर एक ऐसी उस चीज़ों को बनाया, स्पिन किया कि वो पॉपुलर हो गए। हाँ, अपने आप और वो अभी भी आप देखें ना कि पूरा मुल्क हैंग हुआ है आपका जी। इमरान खान साहब जेल में हैं, जो दो पार्टियों के मुकाबले पे आए थे, दोनों पार्टियां अब इक़्तिदार में आ गई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का रवैया वही है जो पहले था, जो आपके मुशर्रफ साहब का था, जो कियानी साहब का था, जो बाजवा साहब का था, राहील शरीफ साहब का था, वही है। वही वो मन मर्जी करना चाह रहे हैं जो वो हमेशा से करते रहे। सियासतदान जो हैं वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए या अपनी पोजीशन बचाने के लिए या अपने माली मुफादात बचाने के लिए कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर जब अपने पर बात आती है ज़ाती जगह आपकी वो जो जहाँ पे आप बैठे वो कहते हैं यहाँ से भी उठें, फिर आप एहतजाज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों को कुछ नहीं मिल रहा इस सारे खेल में। ठीक है। और लोग जो हैं फिर इसी तरह के सुपर स्ट्रक्चर्स के ख़िलाफ़ जब बात करते हैं उभर के सामने आते हैं और फिर यही काकरोच पार्टियां वो बताती हैं कि हर जगह पे लोग काकरोच बैठे हुए हैं। तो ये तीसरी दुनिया का एक प्रॉब्लम है। एक तरफ कल्ट, हम पर्सनैलिटी कल्ट के भी मारे हुए लोग हैं। मोदी उधर एंटी मुस्लिम एजेंडा चलाता है तो सारे हिंदू लाइन में लग के उसको वोट दे देते हैं। हम इधर कोई कल्ट लीडर आता है वो कहता है मैं सबको तहस नहस कर दूंगा, हम खड़े होकर उसको वोट दे देते हैं। लेकिन इन नारों के नीचे खोखलापन होता है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है सर, और यही मूवमेंट्स बाद में फिर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स भी बन जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़िये के लिए। कल हम हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।